मध्यकालीन सल्तनतकालीन इतिहास के शासकों के संदर्भ में हम लोग तुगलक शासकों के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने तुगलक शासकों के इतिहास की जानकारियों को प्रारंभ रूप से समझने का प्रयास किया था। इसी क्रम में मुख्य रूप से तुगलक शासकों का जो काल रहा, जिसमें तुगलक शासकों की योजनाओं और व्यक्तित्व के कार्यों का मूल्यांकन जो किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हमने गयासुद्दीन तुगलक के कार्यों के मूल्यांकन को मुख्य रूप से पढ़ने का प्रयास किया था। उसी क्रम में 1325 में तिरहुत की विजय के पश्चात लौटते हुए मार्ग दिल्ली तुगलकाबाद के निकट अफगानपुर में ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। कहा जाता है कि पिता के स्वागत के लिए जूना खां ने अफगानपुर में लकड़ी का एक महल बनाकर उसमें सुल्तान को ठहराया और इसी महल के गिर जाने से मार्च 1325 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो गई। और सुल्तान की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उसके संबंध में विभिन्न मत दिए गए हैं। बरनी के अनुसार बिजली गिरने से मृत्यु हुई। अहमद सरहिंदी महल का गिरना देवी प्रकोप मानते हैं। इब्ने बतूता व इसामी इसे जोना खां का षड्यंत्र मानते हैं। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रभाव में आकर जूना खां ने अपने पिता की हत्या करके तुगलक साम्राज्य को अपने हाथों में लिया। गयासुद्दीन तुगलक की गणना योग्य एवं सफल शासकों में की जाती है। अपनी प्रतिभा के बल पर वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा। उसमें प्रशासकीय एवं सैनिक प्रतिभा का अद्भुत सम्मिश्रण था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित साम्राज्य की न उसने सुरक्षा की बल्कि उसकी सीमा का विस्तार भी किया। उसी के समय में सर्वप्रथम दक्षिण के एक राज्य तेलंगाना को साम्राज्य में मिला लिया गया। उसने उड़ीसा, बंगाल, तिरहुत में भी अपनी सत्ता स्थापित की। उसके प्रशासनिक सुधार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अलाउद्दीन जैसा आतंक कायम किए बिना उसने अमीरों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, शांति व्यवस्था कायम की, आर्थिक समृद्धि के उपाय किए तथा दिन दुखियों की मदद की। वस्तुतः अमीर खुसरो के अनुसार उसने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो बुद्धिमानी और अनुभव से भरा न हो। हबीब और निजामी के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के ढंगों और आदर्शों को नया अर्थ दिया और उनमें क्रूरता की तेज धार निकालते हुए उन्हें अधिक उपयोगी और ग्राह्य बनाया। वह एक प्रवर्तक नहीं बन सका, किंतु उसने संरक्षक एवं संगठनकर्ता की भूमिका सफलतापूर्वक निभाई। उसकी उपलब्धियां दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था में उदार प्रवृत्तियों का विकास दर्शाती है। महमूद तुगलक 1325 से 1351 तक महमूद बिन तुगलक अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जूना खां महमूद तुगलक या महमूद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसके राज्यारोहण का किसी ने भी विरोध नहीं किया। वह मुक्त हस्त से धन, उपाधियां एवं जागीरें प्रदान करता हुआ निर्विरोध शासक बन गया तथा तत्कालीन फारसी ग्रंथों के अतिरिक्त अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता की रेहाला नामक पुस्तक में भी तथा अरबी ग्रंथ
मिन्हाज उल अबरार में से उसके कार्यकलापों पर पूरा प्रकाश पड़ता है। राज्यारोहण के समय में उसे किसी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। सर्वत्र राज्य में शांति सुव्यवस्था व्याप्त थी। राज्य की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। फलतः सुल्तान अपने आदर्शों के अनुकूल लंबे समय तक 1351 ईस्वी तक राज्य करता रहा और इस मध्य उसने अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई जो दुर्भाग्यवश विफल हो गई। आरंभिक जीवन एवं कार्य। मोहम्मद बिन तुगलक अथवा मोहम्मद तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का ज्येष्ठ पुत्र था। उसका मूल नाम जूना खां या जोना खां था। उसके पिता ने जूना खां की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। वह सैनिक और बौद्धिक गुणों से परिपूर्ण था। उसने आरंभ से ही प्रशासन और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुसरो शाह ने जूना खां को शाही घोड़ों का मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किया। इससे उसकी शक्ति बढ़ गई। खुसरो शाह के विरुद्ध बढ़ते असंतोष का लाभ उठाकर उसने सत्ता परिवर्तन का प्रयास आरंभ किया। उसने अपने पिता के नेतृत्व में खुसरो शाह के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। दिल्ली से भागकर वह अपने पिता के पास दीपालपुर चला गया। दोनों ने मिलकर खुसरो शाह को पराजित कर दिया। सत्ता परिवर्तन के बाद गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बन गया और गयासुद्दीन के शासनकाल में जूना खां का प्रभाव और शक्ति अधिक बढ़ गई और उसने उल्गू खां की उपाधि से विभूषित किया गया। सुल्तान ने अपने युवराज और अपने उत्तराधिकारियों के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। गयासुद्दीन के शासनकाल में उसने दक्षिण सैनिक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने वारंगल पर अधिकार कर उसे दिल्ली साम्राज्य का भाग बना लिया। उसने निकटवर्ती दुर्गों पर भी अपना अधिकार कर लिया और जाजनगर पर भी उसने विजय प्राप्त की। जब गयासुद्दीन बंगाल पर आक्रमण करने गया तो उसने उल्गू खां को भी दिल्ली का प्रशासन सौंपा। महमूद तुगलक का राज्यारोहण सुखद परिस्थितियों में हुआ। उसे उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा जिसे दिल्ली के लगभग सभी सुल्तानों ने किया था। उसके सुल्तान बनते ही सशक्त रूप से विरोध नहीं किया गया और उसके नियंत्रण में एक विशाल साम्राज्य था जिसमें कश्मीर और बलूचिस्तान के अतिरिक्त लगभग सारा भारतवर्ष सम्मिलित था। दक्षिणी भारत में सल्तनत की शक्ति एवं सत्ता स्थापित हो चुकी थी। प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ थी। राजकोष भरा हुआ था। उस समय की आर्थिक समृद्धि का उल्लेख करते हुए अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्वर्ण जड़ित ईंटों से एक महल बनवाया और उसके अंदर एक कुंड बनाकर उसमें सोने से भर दिया। महमूद तुगलक इच्छानुसार इस धन का उपयोग करता था। अफ्रीकी यात्री का कथन अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से मोहम्मद तुगलक के राज्यारोहण के समय धन की कमी नहीं थी। महमूद तुगलक के शासनकाल के मुख्य घटनाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। 1325 से 1335 ईस्वी के मध्य सुल्तान के नए प्रयोग और दूसरा जो काल था 1335 से 1351 के मध्य। अपनी योजनाओं की विफलता के परिणाम स्वरूप अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे कि सल्तनत के विघटन या पतन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। महमूद तुगलक एक विवादास्पद शासक माना जाता है। उसके चरित्र के विरोधी गुणों का अद्भुत मिश्रण था। इसलिए उसने एक तरफ अपने सुधारों द्वारा राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करना चाहा और उसने ऐसी योजनाएं भी बनाई जो सफल नहीं हो सकी।
मोहम्मद तुगलक की व्यक्तिगत मान्यताओं की अगर हम बात करते हैं कि मोहम्मद तुगलक नवीन विचारों एवं प्रयोगों में गहरी दिलचस्पी रखता था। उसका राजनीतिक उद्देश्य राज्य को विघटनकारी तत्वों से बचाना, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता स्थापित करना, सुल्तान की शक्ति में वृद्धि करना एवं प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना था। वह साम्राज्य विस्तार की भी आकांक्षा रखता था। वह उदार धार्मिक दृष्टिकोण का समर्थक था। वह उलेमाओं की कट्टरवादी नीति और सूफियों के विरक्तिवादी दृष्टिकोण से असहमत था। वह जातिगत एवं वंशगत आधार पर अपनी प्रजा में विभेद नहीं करना नहीं चाहता था। मोहम्मद तुगलक राजनीतिक तथा बौद्धिक परिधि तोड़ने का इच्छुक था, जो उत्तर को दक्षिण से पृथक करता था। संभवतः अशोक के पश्चात किसी भी शासक ने भारत की राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकता के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक के समान सजीव कल्पना नहीं की थी। वह विदेशियों के साथ घनिष्ठ राजनीतिक और आर्थिक संपर्क स्थापित करना चाहता था। वह राजकीय सेवाएं योग्यता के आधार पर न कि कुलीनता के आधार पर देना चाहता था। वह प्रशासन को विस्तृत आधार देकर इसे सुदृढ़ करना चाहता था। अपने आदर्शों के अनुकूल ही नए सुल्तान ने अपनी गृह एवं विदेश नीति निर्धारित की थी। अगर हम बात करते हैं सुल्तान द्वारा अपनी शक्ति का सुदृढ़ीकरण किस तरीके से किया गया। सुल्तान बनते ही अन्य सुल्तानों की तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक नई नियुक्तियां की, जिनका मुख्य उद्देश्य अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना था। प्रशासकीय पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां। मोहम्मद ने प्रशासकीय पदों पर नियुक्तियां करते समय व्यक्तिगत गुणों को प्रश्रय दिया, जाति, जन्म या धर्म को नहीं। प्रशासन को सुदृढ़ एवं अधिकारियों को वफादार बनाने के लिए अनेक पुराने अमीरों एवं पदाधिकारियों को जिन पर उपद्रव फैलाने या किसी भी विद्रोह में भाग लेने का आरोप था, उनको बर्खास्त कर दिया गया तथा उनके स्थान पर निम्न वर्गीय व्यक्तियों एवं विदेशियों को भी राज्य की सेवा का अवसर प्रदान किया गया। सुल्तान ने अपने मलिक फिरोज को नायब बारबक और अपने शिक्षक क़यामुद्दीन को वकील दर, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। वह साधारण लोगों को भी उच्च प्रशासनिक पद सौंपे। इतिहासकार सरहिंदी के अनुसार सुल्तान के अमीर और अधिकारी अनेक वर्गों से आते थे। इसमें मुख्य प्रमुख है पुराना अमीर वर्ग, नए धर्म परिवर्तित मुसलमान, विदेशी उलेमा वर्ग, पठान, अमीर साद और हिंदू अधिकारी। यह अफसरशाही सुल्तान के लिए शक्ति और कमजोरी दोनों का कारण बनी। सुल्तान के इस कार्य से जहां राज्य को योग्य व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त हुई, वहीं अनेक अयोग्य व्यक्ति भी सुल्तान की उदारता का लाभ उठाकर महत्वपूर्ण पदों पर जा बैठे। ऐसे ही अयोग्य अधिकारियों के कारण सुल्तान की अनेक योजनाएं विफल हो गई और बरनी के अनुसार मोहम्मद की विफलता का एक प्रमुख कारण सुल्तान द्वारा राज्य के ऊंचे पदों पर निम्न व्यक्तियों को नियुक्त करना था, जिसकी वजह से अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सुल्तान ने दूसरा कार्य यह किया कि उसने राजनीति से उलेमा वर्ग के प्रभाव को दूर करने का प्रयास किया और उसने धार्मिक और न्यायिक मामलों से उलेमा वर्ग का वर्चस्व समाप्त कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए
प्रयास प्रारंभ किए।